देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। गुड मॉर्निंग मैम। सो देख लो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है कि स्क्रीन शेयर रखूंगी तो कंफर्म। यस मैम। सो देखो हम लोग जो है लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट क्या होता है? एक ऐसा ड्यू डेट होता है जहां पर हमारे मल्टीपल ट्रांजैक्शन का पेमेंट या रिसीप्ट अगर हम लोग एक सिंगल रेट पे करते हैं तो एज ए रिसीवर और एज ए पेयर हमारा कोई लॉस नहीं होता है। ऐसा डेट जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसे एवरेज ड्यू डेट बोला जाता है। ठीक है, उस पे हम लोगों ने देखा उसका एक प्रोफॉर्मा होता है, कैसे करके कैलकुलेट होता है, हम लोग को उसी को फॉलो करके करना है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 2 तक कर लिया था। 3 और 4 मैंने होमवर्क दिया था, तो अभी हम लोग 3 और 4 डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोगों ने किया है तो चेक करो कि सही हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इलास्ट्रेशन 3 कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 3 एंड इलास्ट्रेशन 3 देखो क्या बोला गया था यहाँ पर। डेट ऑफ द बिल, ये क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का था। इसके बारे में मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा हिंट्स भी दिया था। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है तो हम लोग ड्यू डेट जो है वो हम लोग का 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, तो टर्म्स तो जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन टर्म्स के हिसाब से जो भी डेट हम लोग का आएगा उसमें हमें 3 दिन और भी एक्स्ट्रा ऐड करना है। ग्रेस यानी क्या होता है? छूट देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, और 3 मंथ्स का मतलब है कि बिल जो ड्रॉ हुआ है वो 10th अगस्त 2019 को ड्रॉ हुआ है, और ये बिल का पेमेंट होना है 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स बाद 6000 पे करना पड़ेगा, मतलब एक पार्टी पे करेगा एक पार्टी को रिसीव होगा। ठीक है, और ये जो है हम लोग को फिर इसका क्या कैलकुलेट करके देना है? ड्यू डेट निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हम लोग ड्यू डेट से ही जो है हम लोगों का नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो प्रोफॉर्मा देखा था, जो मैथमेटिकल प्रोफॉर्मा है जिसको फॉलो करके हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए कॉलम लगता है, वो ड्यू डेट से मतलब बेस डेट हम लोग बेस डेट से ड्यू डेट तक कैलकुलेट करते हैं। और बेस डेट क्या होता है? अर्लीस्ट ड्यू डेट। ठीक है, ये सारी चीजों को फॉलो करना था। तो ड्यू डेट यहाँ पर पता होना जरूरी है, जो कि हम लोग के पास इस क्वेश्चन में मिसिंग है। हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। ड्यू डेट का मतलब है जिस दिन पेमेंट करने का टाइम होता है। ठीक है, तो 10 अगस्त के 3 मंथ्स बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो कौन सा डेट होना चाहिए? वो हमारा ड्यू डेट होगा। तो ये देखो 10 अगस्त से लेके 10 सितंबर 1 मंथ, 10 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर 2 मंथ्स, 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर, ये 3 मंथ्स हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ 1 मंथ, फिर यहाँ से यहाँ 1 मंथ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 1 मंथ, तो हो गया हम लोग का 3 मंथ्स। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था मतलब 10 अक्टूबर को, सॉरी नवंबर को, 11 यानी नवंबर, 10 नवंबर को हमें पे करना चाहिए। लेकिन ये बिल्स है, बिल्स में क्या होता है? और भी 3 दिन ले। ठीक है, मतलब जो भी ड्यू डेट आता है और भी 3 दिन बाद पे करोगे तो भी कोई एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। ये बिल्स का खुद का रूल्स होता है। ठीक है, 3 डेज ग्रेस ऐड होता है। तो ये 10 इसमें हम लोग 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे, तो 13 नवंबर हम लोग का निकल के आएगा ड्यू डेट। ठीक है, तो ड्यू डेट के कॉलम में हमें ये नहीं लिखना है, हमें ये लिखना है। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट बताते हैं। देखो तुम लोग कैसे ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। 13 11 देखो जो भी डेट दिया हुआ रहेगा इसमें पहले 3 दिन ऐड कर लो। 10 में 3 ऐड कर लो, 13 हो गया। अब 10 अगस्त मतलब 8 मंथ्स, 8 मंथ्स में 3 मंथ्स ऐड कर दो, क्योंकि 3 मंथ्स है तो 11 मंथ आ जाएगा। मतलब डेट होना चाहिए 13 11। देखो डायरेक्टली निकल के आ गया, ये शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्टकट में तुम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मंथ वाला है, डेज वाले में तो ऐसा होगा नहीं। मंथ में क्या होता है? डेट टू डेट कैलकुलेट होता है। डेट टू डेट देखो 10 अगस्त से 10 सितंबर, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, ये 1 मंथ काउंट होता है। इसमें डेज कितना हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर देखें तो अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं है। मंथ का मतलब डेट टू डेट कैलकुलेशन, मंथ का मतलब डेट टू डेट, डेज का मतलब डे टू डे
ठीक है, जितने डेज है सबको काउंट करना है जब डेज वाला कैलकुलेशन होता है। तो ये कुछ चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। अब तुम लोग ऐसे करके भी ड्यू डेट निकाल सकते हो, या फिर जो मैंने शॉर्टकट बोला उसको यूज करके भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसका कॉलम बनाते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे ट्रांजैक्शन डेट, मतलब जिस दिन बिल्स ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल भी लिख सकते हो, मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन डेट भी लिख लेते हो तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, डेट ऑफ बिल हो जाएगा। इसके बाद ड्यू डेट निकालेंगे। अच्छा, ड्यू डेट निकालने के लिए टर्म्स भी तो पता होना चाहिए, तो सेकेंड वाले कॉलम में हम टर्म कर लेते हैं तो फिर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर ड्यू डेट, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ड्यू डेट के बाद कैलकुलेट लिख लेते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख लेते हैं और हो जाएगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट और प्रोडक्ट। अच्छा, तो डेट ऑफ बिल देखो क्या क्या है, ये तो देख के ही लिखना है। अगस्त 10, 2019, 3 मंथ्स। उसके बाद देखो अक्टूबर 22, 2019, 60 डेज। ठीक है, 60 डेज। December 4, 2019, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, Jan 14, 2020, 60 डेज। 60 डेज। और March 14, 2022, March 14, 2020, 2 मंथ्स। ठीक है। अच्छा, अब अमाउंट देखो 6,000, 5,000, 4,000, 6,000, 5,000, 4,000 और 2,000, 3,000। ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग को निकालना है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब जिस दिन पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखो ये इसका वर्किंग नोट भी चाहो तो बना सकते हो। हम यहाँ पर पूरा ये पेज रख देते हैं, हम पीछे वर्किंग नोट के थ्रू दिखा देते हैं, ताकि कभी भी तुम लोग इसको रिवाइज करोगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ड्यू डेट। ठीक है, तो पहला है 10th अगस्त। ठीक है, 10th अगस्त के हिसाब से 3 मंथ्स का टर्म है, तो ड्यू डेट कौन सा है, कैसे निकालेंगे। ये टर्म वाला कॉलम कर लिया, ये मैंने कर लिया डेट ऑफ बिल। ठीक है, डेट ऑफ बिल। तो यहाँ पर 3 मंथ्स का मतलब कब हो जाएगा, ये देखो 10 में 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो 13 हो गया, 13 और 8 में 3 ऐड कर दो, ये हो गया 11। ठीक है, 2019। ये डेट ऐसे करके निकल के आ जाएगा। 3 दिन ग्रे से कैसे निकाला मैंने, ये रहा 10th अगस्त से 10th सितंबर, 10th सितंबर से 10th अक्टूबर, 10th अक्टूबर से 10th नवंबर। ठीक है, और 3 दिन ग्रेस, इसमें 3 दिन ग्रेस, तो ये हो गया 13th ऑफ नवंबर। ठीक है, ऐसे करके होगा। तो इसका ड्यू डेट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 13 ऑफ नवंबर, यानी 11, और ये 2019 लिखेंगे। ठीक है, अब 60 डेज वाला देखो, अक्टूबर 22 में बिल ड्रॉ हुआ है, 60 डेज तक हमें काउंट करना है। अक्टूबर 22 मतलब अक्टूबर का मतलब हो जाएगा अक्टूबर यानी 10th का मंथ। ठीक है, 2019 यहाँ पर हमें 60 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट को। ठीक है, तो अक्टूबर कितने दिन का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर 31 का होता है। तो 31 - 22 करेंगे तो अक्टूबर का कितना डेज है वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, अक्टूबर का कितना डेज है, तो यहाँ पर 31 - 22, मतलब बिल ड्रॉ करने के बाद अक्टूबर का 9 डेज होता है। नवंबर का कितना, नवंबर 30 डेज का होता है, हम लोग 30 डेज ले लेते हैं, हमें 60 डेज
कैलकुलेट करना है, 60 डेज बाद पेमेंट करना है। तो 9 दिन अक्टूबर में ही चला गया, नवंबर का 30 डेज हो गया, ठीक है। अब दिसंबर का कितना होता है, दिसंबर का 31 होता है। लेकिन अगर ये ऐड करेंगे तो मुझे लगता है 60 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि 30 और 30 मिला के ही तो 60 होता है ना। तो ये 31 नहीं, कुछ कम होना चाहिए। कितना लिखने से होगा, कैसे पता चलेगा? मुझे यहाँ पर टोटल में 60 डेज चाहिए, ठीक है। और हम लोग अभी टोटल कितना 39 डेज काउंट कर चुके हैं। 60 माइनस 39 करनी तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है। 21 डेज ऐसे लेंगे, मतलब दिसंबर का अगर 21 डेज लेंगे तो हम लोग का 60 डेज कंप्लीट होता है। और इसमें भी हमारा 3 दिन ग्रेस लगना चाहिए, मतलब यहाँ पर ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस, ठीक है। 3 डेज ग्रेस, तो ये हो जाएगा 24 दिसंबर ड्यू डेट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट हुआ, सिंपल बात है। इसका मतलब ही होता है कि 22 अक्टूबर को जो बिल ड्रॉ हुआ है 60 डेज बाद उसका पैसा देना पड़ेगा। तो 60 डेज बाद कौन सा डेट आएगा, उसी डेट को पैसा देंगे। तो कौन सा डेट आएगा, अक्टूबर का 9 डेज बचता है, नवंबर का 30 और दिसंबर का 21 लेने पे 60 डेज कंप्लीट होता है। लेकिन बिल्स में 3 दिन हमें और भी ग्रेस मिल जाता है ड्यू डेट में, ड्यू डेट के बाद, ठीक है। तो ड्यू डेट 21 का, इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो 24 दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 24 दिसंबर हम लोग का ड्यू डेट आएगा। 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद ही हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना होता है। तो 24 दिसंबर 2019, ठीक है। अब ये 2 मंथ्स वाला देखो, दिसंबर 4 है, इसके बाद वाला है दिसंबर 4। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 दिसंबर 2019, और टर्म्स जो है वो है 2 मंथ्स। तो ये आसानी से निकल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखो 4 दिसंबर से लेके 4 जैन, ठीक है। 4 दिसंबर से लेके 4 1 मंथ, 4 से लेके 4 ये 2 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। ये 1 मंथ और ये 1 मंथ मिला के हो गया हम लोग का 2 मंथ्स, यही हमें चाहिए। और ये 4 तारीख का ड्यू डेट हो रहा है, इसमें हम लोग 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 7 यहाँ पर हो गया 5 हम लोग का आंसर होगा। और जैसे मैंने बताया था वैसे भी तुम लोग कर सकते हो, इसमें डायरेक्टली 3 दिन ऐड कर दो, कितना हो गया 7, ठीक है। और 2 मंथ्स, इसमें 2 मंथ्स ऐड कर दो 14। 14th मंथ तो कोई नहीं होता, ये 12 का मंथ है। इसके बाद 2 ऐड करने का मतलब हो गया जैन फेब, ठीक है। ये दिसंबर का आएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम लोग सोचोगे 14th वाला मंथ क्या है, ऐसा तो नहीं होता है ना, दिसंबर के बाद जैन फेब होगा। अदरवाइज ये ऑप्शन है, इससे भी कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 7 अब 7 जब लिखोगे तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, 7 2019 नहीं लिख देना है, क्योंकि 19 तो नहीं होगा ना, नेक्स्ट ईयर में चले गए तो 2020 होगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 मंथ्स जब यहाँ पर दिसंबर के बाद काउंट हो रहा है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग जैन पहुंच मतलब दिसंबर कंप्लीट करके जा रहे हैं, 2 मंथ्स है, तो इसीलिए 2019 नहीं रहेगा, 2020 आ जाएगा, या फिर जो भी रहेगा उसका नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। फिर जैन 14 से 60 डेज, देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जैन 14 से 60 डेज हमें काउंट करना है। अच्छा, एक चीज और भी देखो, ये बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन सीखो, ये सिर्फ एवरेज ड्यू डेट का ही मतलब बात नहीं है, तुम लोगों को जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करवाएंगे वहां भी इसका बहुत जरूरत होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एक चीज बताया, देखो हम ये यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, हमें 60 डेज काउंट करना है, ठीक है। तो 31 डेज होता है जैन में, तो यहाँ से 14 हटाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 14 जैन को बिल ड्रॉ हुआ है, 60 डेज बाद पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग का डेज काउंट होना स्टार्ट हो गया। तो जैन का 17 डेज मिलेगा हम लोग को, ठीक है। टोटल 60 डेज में जैन में हमें 17 डेज मिलेगा। फेब में कितना मिलेगा, आप देखो 2020 है, तो इसीलिए ये तुम लोग सोच सकते हो कि लीप ईयर है, लेकिन यहाँ देखो हमें बता दिया है कि 28 डेज का एजम्पशन लेके करना है, 29 नहीं करना है, तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बता दिया है। तो यहाँ पर 28 डेज, अदरवाइज अगर लीप ईयर होता है ये, तो हम लोग अपना 29 डेज लेंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ होगा और हम लोग का लीप ईयर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है, तो हम लोगों ने असम्पशन फरवरी को 29 किया है, ठीक है। तो जो भी असम्पशन लोगे वो करना है। तो असम्पशन अगर बता देगा तो फॉलो द क्वेश्चन, नहीं बताएगा तो जैसा होना चाहिए ईयर देख लो, देखने के बाद अगर लग रहा है कि हाँ लीप ईयर वाला ईयर है तो लीप ईयर लगाओ, अगर नहीं है तो मत लगाओ। मतलब लीप ईयर है तो 29 करो, लीप ईयर नहीं है तो 28 करो, ठीक है।
और बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक एजम्पशन बोल रहा है तो वही करना है। तो यहाँ पर देखते कितने डेज पे टोटल 45 हुआ, लेकिन हमें 60 डेज बाद पेमेंट करना है, मतलब 45 डेज चला जाएगा। फिर इसके बाद मार्च में कितना दिन हमें मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 60, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पूरा लिखने से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम मार्च का 31 लिख देंगे 60 क्रॉस कर जाएगा, तो हम ये दोनों मिला के 45 माइनस 60 कर लो। 15 ऑफ मार्च, 15 डेज जब मार्च का कंप्लीट हो जाएगा हमें तब पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो इसमें हमें और भी 3 दिन का ग्रेस मिल जाएगा। 15 + 3 18 ऑफ मार्च जो है ये हम लोग का पेमेंट का डेट होगा, 18 ऑफ मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 ऑफ मार्च, और ये भी लिखना चाहिए 2020, ये गलती से 19 नहीं लिखना है, ठीक है। अब मार्च 14 है, 2 मंथ्स बोला है, मार्च 14 2 मंथ्स बोला है, ये रहा 14 ऑफ मार्च और 2 मंथ्स बोल रहा है टर्म्स, ठीक है। तो ये देखो 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल 1 मंथ, 14 अप्रैल से लेके 14 ऑफ मई ये हो गया 1 मंथ, यानी कि टोटल 2 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, अब 14 ऑफ मई में हम लोग 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, या ग्रेस डेज बोलो, ठीक है। तो ये हो गया 17 और 17 ऑफ मई, ठीक है, 17 मई इसका हो जाएगा। ये डायरेक्टली भी कर सकते थे हम लोग, यहाँ 3 दिन ऐड कर दो, हो गया 17, ठीक है। यहाँ 2 मंथ्स ऐड कर दो, हो गया 5, तो 17/5, ये देखो 17/5 आ गया, ठीक है। ऐसे भी कैलकुलेट हो जाता है। तो 17 ऑफ मई इस डेट का हमारा ड्यू डेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन होगा ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ड्यू डेट निकालना। क्यों? हम लोग को तो पहला बात है ग्रेस, देखो ग्रेस डेज ऐड करना है, वो ध्यान रखना है, 3 मंथ्स और 60 डेज का कैलकुलेशन भी करना है। अगर एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, डेट निकालना काफी आसान है, यहाँ मंथ नंबर निकालना थोड़ा सा टफ, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नॉट टफ, कैलकुलेटिव है। जैसे देखो ये 10 में 3 दिन ऐड कर दो 13 डेट, ये देखो डेट 13 आ रहा है। 22 में यहाँ 3 दिन करने से लेकिन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 60 डेज है। अब डेज में क्या होता है ना, मंथ 31 का है कि 30 का है वो भी इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए डायरेक्टली लेकिन नहीं होगा। कौन से वाले केस में नहीं होगा? डेज वाले केस में नहीं होगा, बाकी मंथ वाले सारे केस में डायरेक्टली करोगे तो हो जाएगा। ये देखो 3 दिन 7, ये देखो 3 दिन 17 ऐसे होगा, ठीक है। तो फिर ये चीजों को समझो कि कैलकुलेशन क्यों किस तरीके से हो रहा है, और नहीं तो ये डिटेल्स तो कर ही सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे करके ही करना चाहिए ताकि हैबिट भी हो जाए कैसे होगा। तो ये हम लोग का हो गया अमाउंट का कॉलम। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, इस एक्चुअली इसको बोलते हैं फ्रॉम द बेस डेट, ठीक है, इसको लिखो फ्रॉम द बेस डेट। और यहाँ पर हम लोग बेस डेट कौन सा मानेंगे, अर्लीस्ट ड्यू डेट को हम लोग बेस डेट मानेंगे। अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है, ये देखो 13 ऑफ अक्टूबर, यही अर्लीस्ट है ये सब में, ठीक है। तो अब कैसे काउंट करना पड़ता है, बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक, बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक, बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक, इस तरीके से कैलकुलेशन चलता है, ठीक है। तो हम लोग पहला वाला कैलकुलेशन करते हैं, 13 से लेके 30 0, ठीक है। 13 से लेके 24 कितना होगा, यहाँ पर ही हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, देखो कैसे करके होगा। ये रहा 13 ऑफ नवंबर, 13 ऑफ नवंबर का मतलब क्या होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, इसके आगे वाला 30, और ये -13 हो गया, ये नवंबर। अच्छा, दिसंबर का 24, तो कितना दिन होगा, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, हम यहीं पर करके दिखा रहे, तुम लोग वर्किंग में करो, ठीक है। तो ये हो गया 17 + 24, मतलब एग्जाम में ना वर्किंग में ही कर लो, यहाँ पर इतना सारा चीज करोगे तो जो कॉपी देखेंगे उनको प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम यहीं पर कर रहे हैं क्योंकि बार बार पेज चेंज करेंगे तो टाइम लगेगा, तुम लोग भी अभी चाहो तो कर लो, एग्जाम में वर्किंग करके ही करना। तो ये देखो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हमें कितने दिन हो रहे हैं, कितने डेज हो रहे हैं, वो कैलकुलेट करना है बेस डेट से ड्यू डेट तक। तो बेस डेट से ड्यू डेट 0, बेस डेट से ये वाला ड्यू डेट 41 डेज आ गया, ठीक है। अब हम लोग को आगे फिर से करना है, ये बेस डेट से लेके ये ड्यू डेट, तो फिर से वही 30 - 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नवंबर कंप्लीट, फिर दिसंबर का 31, जैन का 31 और फेब का 7 डेज, ये रहा, ठीक है। ऐड करते हैं, चलो 30 - 31 और सॉरी 30, ठीक है, 30 - 31, हाँ 17, 31,
फिर जैन का 31 और फेब का 7 डेज, मतलब 86 डेज आ रहा है। ठीक है, तुम लोग भी ना कैलकुलेट करो, अगर मेरा थोड़ा भी गलत हो रहा है तो मुझे बताते जाओ। हाँ, कभी कभी हो जाता है गलती कैलकुलेशन करते हुए। तो ये हो गया 30 - 13, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हम लोगों का नवंबर कंप्लीट। दिसंबर 31 का होता है, जैन भी 31 का होता है, फेब हमें 28 का लेना है, क्वेश्चन में बता दिया है, और मार्च का 18 डेज तक कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा, एक चीज देखो, ये इतना तक हम लोग का 86 है। ये कौन सा है, ये है, देखो ये नवंबर है, दिसंबर, जैन, ये फेब है। ठीक है, इसमें ये नवंबर है, ये दिसंबर है, ये जैन है, और ये फेब, फेब का 28 और 18 ऐड होगा। तो इसका एक शॉर्टकट भी कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त। तो हम मतलब देखो, अगर समझ में आता है तो ही करो, नहीं आता है तो डायरेक्ट ऐड करो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि नवंबर का जितना दिन हो रहा है, दिसंबर, जैन, फेब, फेब का 7 डेज अगर हटाते हैं तो हम लोग का कितना आता है यहाँ पर 79। अगर हम लोग फेब का 7 डेज हटाते 79 आ जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेशन 79 होता है। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे 28 और 18, तो भी वही आंसर आएगा। अगर तुम लोग पूरा लिख के करोगे तो भी जो आएगा, मतलब मेरा बात समझ में आ रहा है। फेब का तो हमें यहाँ पर 28 लेना है ना, यहाँ 7 था, अगर ये 7 को हम लोग ऐड नहीं करते हैं तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर जितना भी आंसर आएगा उसके साथ अगर हम लोग ये दोनों का ऐड कर देंगे तो हमें 125 मिल जाएगा, या फिर पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, शॉर्टकट समझ में आ रहा है। देखो शॉर्टकट में क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग को पहले से ही पता है कि एटलीस्ट यहाँ तक का कैलकुलेशन जो होगा ये भी तो उतना ही है, तो सेम यहाँ से सेम डेटा और 28 और 18, लेकिन यहाँ 7 एडेड है ना, तो 7 को हटा के फिर मैंने ये ऐड करके। और अगर ये लगता है कि नहीं ये इतना हमें झमेला नहीं लेना है, कोई बात नहीं, तुम लोग लाइन बाय लाइन ऐड करते जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से वही, इस बेस डेट से लेके ये ड्यू डेट तक, मतलब ये हो गया नवंबर, उसके बाद यहाँ पर दिसंबर, फिर जैन, फेब, ठीक है, मार्च का 17 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाता है देखते हैं। अच्छा, ये हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। चेक करते हैं। तो ये 17 तो अपना मई है, ये मार्च नहीं है, है ना, ये गलत लिख दिया है ना, ये 75 नहीं बोल रहा, मतलब देख नहीं रहे हो। यहाँ पर 5 होगा ना, मैंने गलत लिखा है। अच्छा, ठीक है, तो आगे और भी लिखना पड़ेगा ना ये, इसीलिए हम सोच रहे हैं ये इससे कम कैसे होगा, क्योंकि जितना आगे जा रहे डेट तो बढ़ता जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मार्च, अप्रैल, मई का 17 डेज। अब इसका टोटल हमें देखना पड़ेगा 17, और इसका टोटल हम लोग देखते हैं कितना होगा, यहाँ पर ही लिखते हैं, देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो ये देखो 28 तक, मतलब 125 -18 कर लेते हैं, तो हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल मुझे मिल गया 100 सेकेंड, मतलब यहाँ तक का, बाकी ये सब ऐड कर देंगे। और नहीं तो तुम लोग लाइन बाय लाइन ऐड करो। 185, ठीक है, 185। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग का नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन। अब हम लोग को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट इनटू ये नंबर ऑफ डेज वाला कॉलम। ठीक है, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज। तो अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं, 6000 इंटू जीरो, जीरो हो गया, 5000 इंटू 41, तो ये 1000 का 3 जीरो, और 41 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5, 5 इंटू 4 20, ये हो गया। ठीक है, 2,05,000। अच्छा, 4000 इंटू 86, मतलब 86 इंटू 4 कर लेते हैं, 86 इंटू 4 3,44,000। ठीक है, अच्छा, 2 इंटू 125, तो ये हो गया 2,50,000, और 185 इंटू 3 5,55,000। ठीक है, अब ऐड करेंगे, ये ऐड करना पड़ेगा। तो 555 प्लस 250, ठीक है,
प्लस 344 प्लस 205, तो ये हो रहा है सारी डिजिट का ऐड हो रहा है 1354 और 3 जीरो पीछे हर जगह पे था, ठीक है। तो 3 जीरो लिख दिए, इससे जल्दी होगा क्योंकि कैलकुलेटर पे इतने बार जीरो लिखोगे टाइम लगेगा। देखो हम लोगों ने क्या किया, ये सारे वैल्यूज को ऐड कर दी क्योंकि सबके पीछे इक्वल नंबर ऑफ जीरो था, तो जीरो तो यहाँ पर लिख देंगे और ये सब ऐड करने से कैलकुलेटर हमें दिखा रहा है 1354 होगा, मतलब ये इतना हो गया। अब इसको लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो गया है 13,54,000, ठीक है। अब अमाउंट का भी हमें टोटल करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट, टोटल अमाउंट जो हम लोग पे कर रहे हैं सिंगल डेट पे वही तो निकालना है। तो 6,000 प्लस 4,000 10,000, 10,000 और ये 5,000 15 और ये दोनों मिला के 5, मतलब 20,000, ठीक है। 20,000 हो गया। अब निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट, तो यहाँ पर लिखते हैं एवरेज ड्यू डेट, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट हम लोगों ने लिया है 1311, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 13,54,000 आ रहा है और टोटल अमाउंट आ रहा है 20,000, और इससे इसको डिवाइड करने से डेज निकलता है। उसका भी लॉजिक हम लोगों ने देखा था क्यों निकलता है, क्योंकि ये अमाउंट है, ये वाला है अमाउंट इनटू डेज और नीचे है अमाउंट, अमाउंट अमाउंट कैंसिल हो जाता है तो डेज आएगा। तो 1354 मेरा लिखा हुआ है, यहाँ से 3 जीरो हटाने से डिवाइडेड बाई 20 करना चाहिए, तब पता चलेगा। तो यहाँ पर आ रहा है 67.7 डेज, ठीक है। 67.7 डेज आ रहा है और इसको अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे हम लोग, 13/11 प्लस 68 डेज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैसे मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि हमारे पॉइंट के बाद अगर हमारा फ्रैक्शन आ रहा है तो नेक्स्ट डिजिट ही हमें लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और इसका हम थोड़ा सा आज और भी लॉजिक बता देंगे। वैसे देखो 67.7 होता है, 5 से ज्यादा होता है तो 68 ही होता है, ठीक है। सिर्फ लास्ट दिन हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था जहां पर 5 से कम था, फिर भी हम लोगों ने वैसा लिखा था क्योंकि वैसा ही लिखना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा सा आज और भी बता देंगे कब हमें कितना लिखना है। तो ये 68 डेज हम लोगों को क्या करना है, इसमें ऐड करना है, तो हमारा एवरेज ड्यू डेट का आंसर आएगा। अब कितना हो जाएगा, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट में देख लेते हैं। यहाँ पर बना वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। 1311 से हम लोग को 68 डेज तक जाना है, तो ये नवंबर का मंथ है। नवंबर होता है 30 डेज का, 17 डेज हो गया नवंबर, ठीक है। दिसंबर का होता है 31 डेज, दिसंबर का 31 डेज। हम लोग को कितने डेज काउंट करना है, 68 डेज। तो क्या ये 60 आ रहा है, नहीं ये 4 आ रहा है, 3 + 1 4 हो गया, 48 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद जैन लिखते हैं। जैन का देखो, मुझे लगता है जैन का पूरा लिखेंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि देखो ऑलरेडी 17 + 31 हम लोग का 48 आ चुका है, हम लोग को चाहिए 68 डेज, ठीक है। तो माइनस करके देखते हैं कितना लिखने से हो जाएगा, 68 माइनस 48, तो हम लोग को 20 डेज लिखना पड़ेगा, मतलब जैन का 20th ऑफ जैन जो है वो हम लोग का ड्यू डेट होगा। तो ये हो गया 28th ऑफ जैन, ठीक है। ये हम लोग का ड्यू डेट कैलकुलेट होके आए। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार हम लोग को, हाँ जैन 28 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बता दिया है, डेज ऑफ ग्रेस एडेड एज इट इज केस ऑफ बिल, इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि लॉ का पार्ट होता है, वहां पर बताया गया है कि डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पर हमें खुद से ही करना पड़ता है बिकॉज बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये मान के चलेंगे कि हमें पता होता है इसी बेसिस पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैंने तो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करवाया लेकिन मैंने रूल्स बता दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहीं भी रहे तुम लोग को 3 दिन ग्रेस ऐड करना। अच्छा अब हम लोग देखो इलास्ट्रेशन 4 में आते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 4 में क्या होगा, तो अभी मैंने एक बार तुम लोग को रिकॉल करवा दिया, अब तुम लोग मुझे बताना आंसर की कितना कैलकुलेशन करके क्या होगा, ठीक है। इसलिए इसमें मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, ठीक है। अभी तुम लोग भी मुझे बताओ कि कैसे करके कैलकुलेशन होगा। जैसे यहाँ पर भी क्या दिया है देखते हैं, ए ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स now desire to have these bills cancelled and to accept a new bill for the whole amount payable on the average due date। क्या बोल रहा है देखो,
यहाँ पर एक ट्रेडर है जिन्होंने अलग अलग बिल एक्सेप्ट कर रखे हैं, मतलब इनके ऊपर बहुत सारे बिल्स ड्रॉ हुए, मतलब इनको पैसा देना है क्योंकि इन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है पैसा पेमेंट करने के लिए। देखो क्रेडिट अगर कोई 2-3 दिन के लिए लेता है ना तो उसके लिए बिल नहीं ड्रॉ होता है, लेकिन कोई क्रेडिट अगर मैक्सिमम 3 मंथ्स या 90 डेज जो भी बोलो इसके लिए लेना चाहता है तो बिल्स ड्रॉ करना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? जो सेल कर रहा है उसके लिए सेफ होता है, क्योंकि अगर कोई मतलब अनइथिकल काम करना चाहे तो हो सकता है कि क्रेडिट में सामान ले लिया और पैसा नहीं दे के भाग गया, ठीक है। तो इसीलिए जब क्रेडिट पीरियड काफी लंबे टाइम के लिए होता है तो बिल्स, लेकिन लंबा टाइम मतलब ये नहीं कि 5-6 साल के लिए कोई क्रेडिट ले लिया या फिर 1 साल के लिए, तो फिर लोन ले लो ना, तब तो फिर इंटरेस्ट के साथ करो, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए क्रेडिट दिया जा सकता है, जिसके लिए भी एक बिल्स एज ए प्रूफ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जाता है। तो यही बोल रहा है, देखो सेवरल बिल्स इन्होंने एक्सेप्ट किया जिसका पेमेंट अलग अलग डेट पे करना पड़ेगा, मतलब जिसका जब ड्यू डेट आएगा, जैसे ये 2 मंथ्स बाद देना, ये 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, तुम लोग देखना 3 मंथ्स या 90 डेज से ज्यादा एक भी बिल नहीं होगा, क्योंकि बिल्स का रूल्स ये है मैक्सिमम 3 डेज, मैक्सिमम 3 मंथ्स या 90 डेज के लिए ही जो है बिल्स ड्रॉ किया जाता है, मतलब उतने दिन के लिए मैक्स टू मैक्स कोई किसी को क्रेडिट दे सकता है। इससे ज्यादा होगा तो वो हो जाता है लोन की तरह, मतलब ईएमआई, मतलब उसमें जो है इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके दिया जाता है, ठीक है। नाउ डिजायर टू हैव दिस बिल्स कैंसिल, ये सारे बिलों को कैंसिल कर देना है और इसके जगह एक नया बिल लेना है फॉर द होल अमाउंट, मतलब ये टोटल अमाउंट के लिए एक बिल बनाने के लिए बोल रहा है, जिसको हम लोग एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट करेंगे। मतलब बात यही है कि हमें ये टोटल पेमेंट के लिए एक एवरेज ड्यू डेट निकाल के देना है, बस इतना ही। बाकी हम लोग जैसे करते वैसे ही करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द सेड एवरेज ड्यू डेट, हम लोग को वो वाला एवरेज ड्यू डेट निकाल के देना है, यही बोल रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, चलो लिखते हैं यहाँ पर। पहले लिखेंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल नंबर, डेट ऑफ बिल, तो हम लोग भी लिख लेते हैं सीरियल नंबर, डेट ऑफ बिल, उसके बाद देखो डेट ऑफ बिल, यूसेंस ऑफ द बिल, मतलब वही टर्म्स, ठीक है, इसे यूसेंस भी बोलते हैं। और अमाउंट, ड्यू डेट अमाउंट, यहाँ पर लिखते हैं ड्यू डेट अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। सीरियल नंबर है 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब तो बस देख के ही लिखना है। डेट ऑफ बिल 1 मार्च 2020, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 मार्च 2020, उतना स्पेलिंग में लिखेंगे टाइम लगेगा। 10 मार्च 2020, 10 मार्च 2020, और 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 2020, 20th और 11th में, 20th ऑफ अप्रैल 2020, 11th ऑफ मई 2020। यूसेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, 2, 3, 2, 1, सब मंथ है, 2, 3, 2, 1, 2, और सभी मंथ है, हम सिर्फ एम लिख देते हैं। अब इसमें ड्यू डेट निकालना काफी आसान होगा, मैंने जो शॉर्टकट बताया वो उतना भी मुश्किल नहीं है। तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके क्या बता सकते हो कि इसका ड्यू डेट क्या आएगा? क्या बता सकते हो? 2 मंथ्स बाद, मैंने बताया ना क्या करना है तुम लोग को, पहले सारी डेट में ग्रेस 3 दिन ऐड कर दो, और मंथ में 2 मंथ्स, इसमें 3 मंथ्स, इसमें 2 मंथ्स, इसमें 1 मंथ, इसमें 2 मंथ लगाओगे तो आंसर मिल ही जाएगा। तो थोड़ा सा कोशिश करो और मुझे बताओ कि ड्यू डेट क्या क्या है। मंथ है ना, बहुत ही जल्दी कैलकुलेट। फर्स्ट का होगा 4 मई 2020, हाँ सही हुआ है। और सेकंड का होगा 13 जून 2020, सही है। और थर्ड का होगा 8 जून हाँ 2020, हम्म, और 23 मई हम्म, 2020, और फिर उसके बाद लास्ट का होगा 14 जुलाई 2020। 14 जुलाई, जुलाई हाँ 2020। हाँ देखो, अगर मंथ है, हाँ 20, अगर मंथ है तो कितने आसानी से कैलकुलेट होगा, करना क्या है देखो, ये सब में पहले 3-3 दिन ग्रेस ऐड कर दो, ठीक है।
तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 10 और 3 13, 5 और 3 8, 20 और 3 23, 11 और 3 14 हो गया। ठीक है, अब ये वाला टर्म्स या यूसेज जो भी बोलो, ये देखो इसमें 2 ऐड करो, फिर इसमें 2 ऐड करो, सॉरी ये 3 है, इसमें 3 ऐड करो, ये हो जाएगा हम लोग का 6। ये 3 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये 2 मंथ्स है, 2 ऐड कर दो 6 हो गया, इसमें 1 ऐड कर दो 5 हो गया, इसमें 2 ऐड कर दो 7 हो गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, लॉजिक है क्यों कर रहे हैं, देखो ये तो शॉर्टकट है। अगर तुम लोग इसको डिटेल्स में देखना चाहते हो वो भी हम एक बार फटाफट बता देते। 1 मार्च से लेके 1 मार्च के बाद अप्रैल आता है 4, ठीक है, फिर 1/4 से लेके 1/5 तक, ये 2 मंथ्स हो गया। अब इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड होगा, 1 मई आ रहा है, 3 दिन ग्रेस ऐड होगा तो 4 मई हो गया। सिमिलरली 10 मार्च से लेके 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से लेके 10 मई, 10 मई से लेके 10 जून, और इसमें 3 दिन ऐड कर दो 13, ठीक है। अच्छा 5 अप्रैल का 2 मंथ्स वाला भी देख लो, 5 अप्रैल से मतलब 5/4 से लेके 5/5, 5/5 से लेके 5/6, और यहाँ पर 3 दिन ऐड कर दो, हो गया 8/6, ठीक है। अच्छा ये वाला देख लो, 20 अप्रैल से लेके 20 मई तक, यहाँ पर 3 दिन ऐड कर दो 23 मई, और 11 से लेके ये देखो 11 मई से लेके 11 जून, 11 जून से लेके 11 जुलाई, और यहाँ 3 दिन ऐड कर दो 14, ठीक है। लेकिन जब मंथ है तो हमारे पास शॉर्टकट है ना, तो हम लोग शॉर्टकट का यूज करेंगे, क्यों इतना मतलब इतने सारे प्रोसेस में हमें जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अमाउंट लिख लेते, चलो देख के लिखना है, 400 300 200, 400 300 200, 375 और 500, ठीक है, 375 और 500, 14। अच्छा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट। अब बेस डेट कौन सा मानेंगे, अर्लीस्ट ड्यू डेट। तो अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है, यहाँ एक 4 मई है, 13 जून, तो मई के बाद जून, जून को हटाओ, फिर ये जुलाई है, मई 2 है, एक 4 तारीख है, एक 23 है, तो जो 4 है वही हमारा अर्लीस्ट है, तो हम लोग 4 वाले को लेके कैलकुलेट करेंगे। इसका एक ही रीजन है, ताकि हम लोग को माइनस का कैलकुलेशन ना करना पड़े, हम लोग माइनस को अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन बेस डेट से ड्यू डेट, ठीक है। तो बेस डेट से ड्यू डेट 0 हो जाएगा, 4 मई से 4 मई, फिर बेस डेट से लेके हमें कैलकुलेट करना है ड्यू डेट तक, तो ये वाला कैलकुलेट करना है, बेस डेट से ड्यू डेट। अब देखो कितना होगा है, तो ये कितना होता है, जैन पे मार्च अप्रैल, ये 31 डेज का होता है, ठीक है। तो 31 माइनस 5 कर देंगे, ये हो गया मई। जून का 13, तो देख लो कितना आता है, जून का 39 डेज होता है। अच्छा ये मैंने 5 क्यों माइनस कर दिया, सॉरी, मैंने डेट के जगह ये मंथ लगा दी, 4 हो जाएगा, 31 माइनस 4, 27 प्लस 30, ठीक है 40 होगा, ठीक है। मैंने ना 4 4 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया, ये मंथ है ना, ये डेट है, डेट ये वाला माइनस होगा। तो 13 जून तक हमें जाना है, तो 40 डेज हो जाएगा। फिर 8 जून तक जाना है, तो 31 माइनस 4 प्लस 8, देख लो कितना होगा, 35। इसके बाद 23 मई तक जाना है, तो 4 मई से लेके 23 मई कितना हो जाएगा, 23 माइनस 4, मई मंथ का 4 मई से लेके 23 मई तक देखना है कितना दिन होता है, तो फिर ये माइनस करने से ही पता चलेगा ना, 23 माइनस 19 डेज, 4 मई से लेके 14 जुलाई तक कितना डेज होता है, 31 माइनस 4, मई, जून, जून का होता है 30 डेज होगा, जुलाई का 14 तक ले, देखिए कितना, प्लस 30 प्लस 14, तो ये हो गया 71 डेज, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इनटू डेज, 400 इंटू 0, ये हो गया हम लोग का 0, 300 इंटू 40, 4 इंटू 3 12 होता है, और 3 जी, 35 इंटू 2 70 हो जाएगा, और 2 जीरो, ठीक है, तो 7000 ये 12,000 होता है। अच्छा 90 ये कैलकुलेट करना, ये हम ओरली होता है,
375 into 19, 7,125। अच्छा, और ये 500 इंटू 71, तो 5 और 5 इंटू 7, 35 और 2 जीरो, मतलब 35,500। अब टोटल लगा लेंगे, 7125 प्लस 35,500 प्लस मतलब 19,000, 61,625, 61,625। ठीक है, अब इसका टोटल लगाएंगे। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 400 और 300, 300 और 200, 500 और 400, 900, 900 और 500, मतलब 1400, 1400 प्लस 375, मतलब 1775। ठीक है, 1775 हो गया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इक्वल बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। बेस डेट है हम लोग का 4th ऑफ मई, टोटल अमाउंट 1775, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 61,625। 61,625 divided by 1775, 34.7। ठीक है, 34.7 डेज। तो अगर मैथमेटिकली भी देखें, ठीक है, तो ये हम लोग का 35 ही होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 7 है। ठीक है, वैसे मैंने बोला है कि फ्रैक्शन होगा तो हमें इंटीजर लेना है, लेकिन अभी जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, देखो यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सभी 0.5 से ज्यादा है। वैसे भी हमें इंटीजर ही लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डेज। अब हमें इसका आंसर भी निकालना है, मतलब हम लोग का एवरेज ड्यू डेट आएगा 4th ऑफ मई के बाद 35 डेज बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मई का मंथ जो है ये होता है 30 का, शायद नहीं, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 का होता है। 31 माइनस 4, तो मई के मंथ में 27 डेज हो गया। जून, जून होता है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 का होता है, 30 का। अच्छा, लेकिन हमें तो 35 डेज ही लेना है, मेरा तो काफी ज्यादा हो जाएगा फिर। तो यहाँ 35 लिखते हैं, मुझे टोटल 35 डेज देखना है। तो 35 माइनस करके देखते हैं और कितना दिन लिखना पड़ेगा। 8 जून आने के बाद 35 डेज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 8th ऑफ जून, 8th ऑफ जून 2020, ये हम लोग का एवरेज ड्यू डेट होना चाहिए, 8th ऑफ जून 2020। देखते हैं, चलो ये आ गया, ये देखो 8th ऑफ जून 2020, ये हम लोग का द न्यू बिल शुड बी फॉर, ये लेकिन लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे एवरेज ड्यू डेट हम लोगों ने निकाल लिया ना, ये देखो ये जो लैंग्वेज है ना, इसके लिए 1 मार्क रखा जाता है। ये जो है ना 35 डेज आफ्टर द एज्यूम डेट 4th में, ये हम लोगों ने निकाल लिया लिख के। फिर लिखो कि द न्यू बिल शुड बी फॉर, the new bill should be for 1775 payable on June 8, 2020। ये लिखना जरूरी होता है, इसके लिए एक नंबर रखा जाता है। ठीक है, मतलब 1 मार्क अलॉट किया जाता है। तो ये वाला लाइन तुम लोग को लास्ट में लिख देना है, जरूर लिख देना है। न्यू बिल जो है ये, या फिर एवरेज ड्यू डेट विल बी, ये एक लाइन जो है आंसर देना चाहिए एक जून। ठीक है, हम यहाँ तक ही करवा रहे हैं, लेकिन हम बोल दिए तो ये तो तुम लोग खुद लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए हम इसको लिखने का ज्यादा ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तुम लोग को लिखना है न्यू बिल शुड बी, जैसे इसमें हो गया, और कहीं पर एवरेज ड्यू डेट भी निकल के आ रहा है, उसका आंसर तुम लोग को लिखना चाहिए द एवरेज ड्यू डेट इज। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम बताना भूल गया, लेकिन हम बता देते हैं। इसके लिए 1 मार्क एलोट रहता है कि हमें थोड़ा सा आंसर एक लाइन लिखना है। ये देखो जैसे यहाँ पर आया ना, ये देखो 163 डेज आफ्टर दैट इज तो एवरेज ड्यू डेट विल बी, ऐसे करके एक लाइन लिख देना। ठीक है, तो ये हम लोग का 8th ऑफ जून आ गया कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अभी देखो हम लोगों ने जो एवरेज ड्यू डेट स्टार्ट किया था, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि 4 टाइप्स ट्रांजैक्शन हम लोग को करनी पड़ेगी। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखो
कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन वन पार्टी इज इन्वॉल्व, ये हम लोग कर चुके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन टू पार्टी इज इन्वॉल्व। अगर दो पार्टी इन्वॉल्व होगा तो एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रोसेस वगैरह सारा चीज ही सेम है, हम दिखाते हैं देखो कैसे होगा। मतलब हम जस्ट ये बोलना चाह रहे हैं हम लोग का पॉइंट ए कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग पॉइंट बी में जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पर देखो केस 2 लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। मतलब एक पार्टी जिससे मतलब एक्स अगर वाई से परचेज कर रहा है तो एक्स वाई को सेल भी कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर व्हेन मोर देन वन पार्टी इज इन्वॉल्व वेयर वन पार्टी परचेज एंड आल्सो सेल्स टू अदर पार्टी लाइक जेके टायर्स एंड मारुति वेयर मारुति सेल्स कार टू जेके टायर्स। मतलब ये टायर कंपनी है, मारुति जो गाड़ी बनाती है, ठीक है। तो जेके टायर्स जो है टायर सप्लाई करते हैं मारुति को फॉर देयर एम्प्लॉइज एंड परचेज टायर्स फ्रॉम देम। और उनसे अच्छा मारुति अपना गाड़ी बेचती है जेके टायर्स वाले को, जेके टायर्स वाले से परचेज करती है टायर्स, ठीक है। इन सच ए केस इंस्टेड ऑफ पेइंग ग्रॉस अमाउंट दे मे गो फॉर न्यू अमाउंट दैट इज परचेज अमाउंट एंड सेल्स अमाउंट विल बी सेट अप एंड thus where we take difference of amount and product as net amount. In such case earliest date of both parties is taken as the base date, ठीक है। अब देखो ये पहले कंसेप्ट समझ लो कि ये कब होता है। जैसे अगर जैसे यहाँ पर बात जेके टायर्स जो है इनका टायर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। और जो मारुति है ये एक्चुअली बनाती है कार मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। अब ये कार में टायर लगाने के लिए इनसे परचेज करती है, ठीक है। और इनको सेल भी करती है, इनसे परचेज करती है टायर और इनको गाड़ी सेल करती है। ये लेते हैं मारुति से गाड़ी लेते हैं अपनी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो ये आपस में डेटर क्रेडिटर दोनों रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। तो इस केस में हम लोगों को नेट अमाउंट कर लेना चाहिए। जैसे कि देखो हम एक सिंपल बात करते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए इनको मान लो मिस्टर बी से 1000 रुपए मिलेगा, ठीक है। 1000 रुपए मिलेगा और मिस्टर बी को मिस्टर ए से जो है 1500 रुपए मिलेंगे, ठीक है। मिस्टर बी को मिलने चाहिए, मिस्टर बी के मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डेटर बोल के मिस्टर ए दिख रहे हैं 1500, मतलब मिस्टर ए से 1500 मिलेगा। और मिस्टर ए के बुक्स में डेटर बोल के मिस्टर बी दिख रहे हैं 1000, ठीक है। अब इसका नेट क्या होगा। देखो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने इनसे 1000 ले लिया, इन्होंने इनको 1500 दे दिया, ये हो सकता है। या फिर नेट हो सकता है। नेट का मतलब क्या हो जाएगा कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 500 दे देंगे, ये नेट हो जाएगा। क्योंकि मिस्टर ए को मिलेगा 1000, मिस्टर बी को मिलेगा 1500, दोनों सेम पार्टी के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। मिस्टर बी बोलेगा कि मुझे आपसे 1500 मिलेगा, मिस्टर ए बोलेगा मुझे आपसे 1000 मिलेगा। तो मिस्टर बी बोल सकता है ठीक है चलो इतना कंफ्यूजन खत्म करो, आप मुझे 500 दे देना, बात बराबर। क्योंकि 1000 तो दोनों का ही है, ठीक है। उसको कैंसिल करो। जैसे मान लो अगर इसका भी 1000 होता है इसका भी 1000, तो कोई किसी को नहीं देगा, कोई किसी से नहीं लेगा, काम खत्म। लेकिन अगर ये 11 अगर मान लो 100 भी एक्स्ट्रा होता है तो मिस्टर ए अगर इनको 100 दे देंगे तो ये हमारा ट्रांजैक्शन सेटअप हो जाएगा। मतलब ग्रॉस की जगह हम लोग नेट सेटअप करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जैसे मान लो मुझे मुझे तुम लोगों से मान लो सपोज कि मुझे तुम लोगों से 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। और तुम लोगों को मेरे से 15 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इतने सारे झमेले की जगह मुझे तुम लोगों को 5 रुपया दे देंगे तो हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। इसी तरीके से तो हम लोग इसमें नेट सेटअप करेंगे ग्रॉस सेटअप की जगह, ठीक है। अब नेट सेटअप यहाँ पर कैसे होगा कैलकुलेशन, वो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू से, इलस्ट्रेशन 5 के थ्रू से देखते हैं कैसे करके हमें कैलकुलेशन। इलस्ट्रेशन 5 देखो यहाँ पर क्या बोला है। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से गुड्स परचेज करते हैं तो सेल भी करते हैं। अगर एक दूसरे से परचेज करते हैं तो एक दूसरे को सेल भी, सब आता है। अगर एक्स वाई से परचेज करता है, वाई एक्स से परचेज करता है, तो एक बार एक जन सेलर एक जन परचेजर, एक बार एक जन सेलर एक जन परचेजर, ठीक है। ईच अलाउइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट, हर एक जन और एक को मतलब हर एक दूसरे को 1 मंथ का क्रेडिट, मतलब जो भी पेमेंट है आज अगर खरीद रहे 1 मंथ बाद पे करेंगे, ऐसे ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इनका बिजनेस चलता है। एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स द अकाउंटेंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज, ठीक है। अकाउंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज मतलब अकाउंट्स में जो दिखा 3 मंथ्स बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स ने जो वाई को गुड्स बेचा
18 अप्रैल को, 15 मई को, 17 जून को 60, 70, 80 रुपीज का। गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स, वाई ने एक्स को सेल किया इतना और इतने का। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और वाई। मतलब एवरेज ड्यू डेट निकालना है जिस डेट पे ये अगर अपना पेमेंट करते हैं या फिर रिसीव, मतलब देखो पेमेंट रिसीव हमें चेक करना पड़ेगा कि नेट किसका होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ना दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम दिखाते हैं, देखो तुम लोग के मैट में जैसा है वैसा हम करके दिखाते हैं पहले, ठीक है, फिर हम अपने एक कंसेप्ट से दिखाएंगे, लेकिन तुम लोग मैट वाला ही फॉलो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करके हमें कैलकुलेशन करना है। पहले हम लोग लिखेंगे ये वाला, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लिखते हैं गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, ठीक है। अगर ये वाला ट्रांजैक्शन लिखते हैं जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम उसी तरीके से कर रहे हैं। तो पहले है, ये है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, प्रोडक्ट। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 18 अप्रैल 15 मई, तो ऐसे लिखते हैं 18 अप्रैल 15 मई और 17 जून, ठीक है। ड्यू डेट क्या होगा, क्यों मैंने ड्यू डेट का कॉलम बनाया, क्योंकि क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का मिलता है, जिस दिन परचेज करेंगे उसके 1 मंथ बाद पे करेंगे। बट ये कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये 1 मंथ के लिए उधार दिया जा रहा है। इनके अंदर काफी अच्छा ट्रांजैक्शन होता है, तो इन्होंने एक दूसरे को 1 मंथ का क्रेडिट दे रखा है। अगर बिल्स होता तो क्वेश्चन जरूर बताता, मतलब यहाँ पर कोई डेज ऑफ ग्रेस वाला बात नहीं होने वाला, ठीक है, नॉर्मल है क्वेश्चन। अगर बिल्स होता है तो क्वेश्चन में बिल्स वाला लैंग्वेज जरूर दिखेगा। तो 1 मंथ क्रेडिट, तो 18 अप्रैल के 1 मंथ बाद कौन सा डेट आएगा, 18 मई, ठीक है। ग्रेस तो ऐड करना है नहीं। 15 मई के बाद आ जाएगा 15 जून, 1 मंथ बाद। 17 जून का हो जाएगा 17 जुलाई। अब अमाउंट लिख लो 60, 70, 80, 60, 70 और 80। अब हम लोग लेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट कौन सा मानेंगे, जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है उसे हम लोग बेस डेट मानेंगे। तो ये हो गया 18 मई, ठीक है। अच्छा, हमें लेकिन सारे ट्रांजैक्शन में जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है वही लेना पड़ता है। इनका भी देख लो, अप्रैल है, मई है, तो इनमें सबसे अर्लीस्ट यही वाला है, ठीक है, 18 अप्रैल। बट वो ड्यू डेट के हिसाब से ले रहे हैं ना, तो 18 मई जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा अर्लीस्ट ड्यू डेट। एक्चुअली ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है ना, दो टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और दोनों में जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा वही लेना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पर और एक बार कॉलम बना ही लेते हैं ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम एक बार फिर से और एक कॉलम बनाएंगे, गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, ये वाला कॉलम भी बना ही लेते हैं। यहाँ पर गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, और इनका भी वही सेम जो है कॉलम बनेगा। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहे हैं हम, उसको क्यों कंप्लीट नहीं किए वो भी हम बता रहे हैं। ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देख लो, 23 अप्रैल, 24 मई, 23 अप्रैल, 24 मई, और सबको एक दूसरे को 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं। तो इसके 1 मंथ बाद का ड्यू डेट आएगा 23 मई, और ये हो जाएगा 24 जून, ठीक है। अमाउंट जो है देख के ही लिखना है, 52 और 50। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट कौन सा मानेंगे, अब देख इसको लिखने का क्यों रीजन है, इसको कंप्लीट किए बिना क्यों हम लिख दिए। अर्लीस्ट ड्यू डेट, दोनों के ट्रांजैक्शन में जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा वही बेस डेट लेना चाहिए। देखो यहाँ पर यही वाला आ रहा है, तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन कर भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मान लो ये डेट नहीं होता और यहाँ पर मान लो कोई ऐसा डेट होता, जैसे कि मान लेते हैं ये यहाँ पर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर होता, मतलब ऊपर
सपोज कि ऊपर होता है या नीचे जहां भी रहे, तो हम लोग को अर्लीस्ट ड्यू डेट क्या लेना पड़ता। अगर हम लोग ये दोनों में 15th ले लेते तो हम लोग का कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वैसे मैंने पहले ही बताया, हम लोग ड्यू डेट कुछ भी लो, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओवरऑल आंसर एक ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो, इसीलिए हम लोग अर्लीस्ट ड्यू डेट लेते हैं। जब दो पार्टी ट्रांजैक्शन है तो अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा लेना पड़ेगा, जो दोनों पार्टी के ट्रांजैक्शन में अर्लीस्ट होगा। ठीक है, दोनों पार्टी के, सिंगल सिंगल अर्लीस्ट नहीं देखना है कि ये दोनों में 23 है, यहाँ 23 ले लेंगे, इनमें 18 है, इसमें 18 ले लेंगे, नहीं, ये दोनों में जो अर्ली है वही लेना है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, ये बताने के लिए। अगर वैसे तो यहाँ 18th है तो यहाँ भी 18 ही होगा, क्योंकि 18th में सबसे अर्लीस्ट है ये सारे में। ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पर अगर कुछ और डेट ऐसा होता यहाँ पर जो कि अर्ली होता, जैसे मान लो अगर ये वाला डेट नहीं होता तो ये सब में अर्लीस्ट ड्यू डेट 23rd ऑफ मई आएगा, फिर 23rd से करना पड़ता, ये हम बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए दोनों डेट को देख के ही हमें करना है। लेकिन क्योंकि हमें जो है 1 मंथ क्रेडिट भी निकालना है, तो सिर्फ क्वेश्चन में ये डेट देख के भी तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे ना, तो इसीलिए पहले ये पूरा बना लो, फिर हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। अब हमें दिख रहा है कि हमारा अर्लीस्ट ड्यू डेट यहाँ ये दोनों को मिला के ये वाला है, तो हम लोग यही वाला लेंगे, 18th ऑफ मई, ये वाला यहाँ भी 18th ऑफ मई और यहाँ भी 18th ऑफ मई से कैलकुलेट। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 18th ऑफ मई से लेके 18th ऑफ मई 0 हो जाएगा, 18th ऑफ मई से लेके 15th ऑफ जून कैसे होगा, मई का मतलब कौन सा मंथ होता है, 30, 31 माइनस 18 प्लस ये मई हो गया जून का 15। अच्छा, तो देखते हैं कितना होगा, 31 माइनस 18 ये होता है 13 डेज प्लस 15, 28। अच्छा, फिर यहाँ पर सेम तरीके से 31 माइनस 18 मई का हो गया, जून का होता है 30, जुलाई का हो रहा है 70, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 माइनस 18 प्लस 30 प्लस 17, तो ये हो गया 60 डेज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी निकाल लेते, फिर प्रोडक्ट कर लेंगे, यहाँ भी कैलकुलेट करते हैं, 18 से लेके 23rd आओ, तो 23rd माइनस 18, 23rd माइनस 18 हो जाता है 5 डेज होगा शायद, देख लेते हैं एक बार फिर भी, हाँ 5 डेज होगा। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हो रहा है 23rd तो नहीं होगा, ये जून तक जाएगा, तो मई कितने दिन का होता है, 31 माइनस 18 जून का हो गया 24 डेज, तो 31 माइनस 18 प्लस 24, तो ये हो गया 37 डेज। ठीक है, 37 डेज। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का रूल्स क्या है, सेम, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, अमाउंट इंटू डेज, 60 इंटू 0 0, 70 इंटू 20, देखते हैं कितना होता है, 1960। ठीक है, अच्छा 60 इंटू 80, 4800। ठीक है, 4800। अब यहाँ पर निकालेंगे 5 इंटू 50, 260 और 50 इंटू 37, 1850। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट का इंडिविजुअली टोटल कर लें, तो 1850 ये लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे, तो पहले ये भी कर लेते हैं, 2110 और यहाँ पर टोटल करेंगे 100, यहाँ पर टोटल करते हैं 60 और 70 और 80, 6 7 8 210। ठीक है, अच्छा 1960 और 4800, 6760। ठीक है, अच्छा ये ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो जो रूल्स लिखा हुआ है, एक बार रूल्स को पढ़ लो, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, purchase amount and sales amount will be set up and thus we are take difference of amount and product। ये देखो डिफरेंस हमें निकालना है अमाउंट का और प्रोडक्ट का, डिफरेंस ऑफ अमाउंट एंड प्रोडक्ट एज नेट अमाउंट, इन सच केस अर्लीस्ट डेट ऑफ बोथ पार्टीज इज टेकन एज बेस डेट, इसीलिए बेस डेट को मैंने वैसे लिया। ठीक है, ये वाला लाइन समझ में आ गया होगा, अर्लीस्ट डेट ऑफ बोथ पार्टीज इज टेकन एज बेस डेट, जिसको हम पहले इतना बार बोले। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है कि अमाउंट टेक डिफरेंस ऑफ अमाउंट एंड प्रोडक्ट एज नेट अमाउंट, वो हम बता रहे क्या यहाँ पर, ये क्या है, ये एक्स ने सेल किया है वाई को, मतलब ये
अमाउंट 210 एक्स को रिसीव होने वाला है वाई से, ठीक है, और ये वाई ने सेल किया है एक्स को, मतलब वाई को रिसीव होने वाला है 100 रुपीज, दोनों सेम पार्टीज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें ये बता रहा है कि एक्स को इतना रुपए मिलेगा वाई से, और ये वाई को एक्स से इतना रुपए मिलेगा। तो मुझे एक चीज बता दो कि नेट किसको पैसा मिलना चाहिए, नेट किसको पैसा मिलेगा? नेट करने से क्या हो जाएगा, ये वाई को मिलेगा, ये एक्स को मिलेगा, ये वाई को एक्स से मिलेगा, ये एक्स को वाई से मिलेगा। अगर सेटअप करना है तो ओवरऑल किसको किसको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कौन किसको पेमेंट करेगा, ये बताओ। वाई एक्स को पेमेंट करेगा। वाई एक्स को पेमेंट करेगा, करेक्ट। कितना पेमेंट करेगा, माइनस करने से पता चलेगा, बोलो कितना पेमेंट करेगा। 108। 108, करेक्ट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, एक्सेस अमाउंट ड्यू टू एक्स, क्योंकि ड्यू टू एक्स ही हो रहा है। देखो एक्स को 210 मिलेगा, वाई को 102 मिलेगा एक्स से। तो एक्स क्या बोलेगा, भाई मुझे तो आपसे 102, मुझे तो आपसे 210 मिलेगा, मुझे तो आपको 102 ही देना है, तो सेटअप कर लो। तो सेटअप करने से लैंग्वेज क्या लिखेंगे, एक्सेस अमाउंट ड्यू टू वाई, वाई को मिलना चाहिए, कितना मिलेगा 210 माइनस 102, सेटअप हो जा रहा है, तो कितना मिलेगा 108, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक्सेस अमाउंट जैसे निकाले तो एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट भी निकालेंगे, ठीक है, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट भी निकालेंगे। वो कितना होगा, माइनस कर लो ये दोनों का, 6760 माइनस 2110, ठीक है, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बता देते हैं लॉजिकली क्यों ऐसा होता है। 4650, ठीक है। अब इससे हम लोग निकालेंगे अपना एवरेज ड्यू डेट। हम एवरेज ड्यू डेट नेक्स्ट पेज में निकाल के दिखाते हैं। एवरेज ड्यू डेट इक्वल, बाकी रूल्स सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट है हम लोग का कितना आया, 18 ऑफ मई, ये आया था। टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है 4650 और 100, 4650 और 108, ठीक है। डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। ये आ रहा है कुछ इतना 43.05, ठीक है, 43.055 ऐसे आ रहा है डेज अप्रॉक्स। अब इसमें मुझे कुछ बताना है, ठीक है, अप्रॉक्स आ रहा है, इसको हम लोग लेंगे यहाँ पर 18 ऑफ मई और ये 43 ही रखेंगे, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैंने तो बोला था कि फ्रैक्शन होने से ही हमें राउंड अप करके लेना है, ठीक है, ऑब्वियसली लेना है, लेकिन राउंड अप का टेक्निक भी हम बता रहे, देखो कैसे होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमारा आया नहीं था कि पॉइंट के बाद 0.5 ऐसा कुछ आया। जो भी क्वेश्चन आया था पॉइंट के बाद 0 से ज्यादा ही आया था। जैसे कि हम दिखा देते हैं प्रूफ के तौर पे, ये देखो जब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है, रूल्स बता देते हैं। देखो एक बार हम लोगों को देख भी लेना चाहिए ना कि हम लोगों ने जैसा किया वैसा ही है कि नहीं। देखो यहाँ पर कितना आया, 40.86 आया, ठीक है, मतलब जीरो नहीं आया, पॉइंट के बाद जीरो और उसके बाद कोई डिजिट नहीं आया, 86 आया। क्यों हम बता रहे, तुम लोग जस्ट ध्यान से देखते जाओ क्या क्या हमारा आंसर आया था। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर हम लोग का आया 130.20, मतलब 2 के बाद कुछ नहीं, मतलब जीरो, मतलब 0.0 समथिंग नहीं आया। या फिर इसमें भी देख लो, ये इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने किया 67.7 आया, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आया हम लोग का 34.7, ठीक है। और फिफ्थ नंबर तो अभी हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम लोग का आया 0.055, मतलब ये कुछ आ रहा है हम लोग का पॉइंट के बाद जीरो फिर कुछ डिजिट आ रहा है, तो मैंने लिखा 43 डेज। अब हम इसका रीजन भी बता देते हैं, पहले 43 डेज के हिसाब से हम एक बार दिखा देते कितना आ रहा है हम लोग का आंसर, तो एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो मई में देखो, मई का होता है 31 माइनस 18, 31 माइनस 18, तो ये हो गया 13 डेज। जून का कितना लेंगे, क्योंकि हम लोग को 43 कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 30, ये दोनों मिला के 43 हो जाएगा, मतलब 30th ऑफ जून, ठीक है, 30th ऑफ जून हम लोग का जो है एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। अब हमें इस पे लिखना पड़ेगा एक लाइन जरूर से, हेंस द
date of settlement of the balance is 43 days after 18th of May, that is on 30th of June, and Y has to pay rupees 108 to X. ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में मैंने बता दिया, इसमें मैंने लिखवा भी दिया। दो पार्टीज में तो लिखना और भी जरूरी है। हमें लिखना पड़ेगा डेट ऑफ सेटलमेंट जो है बैलेंस अमाउंट का, वो आ रहा है 43 डेज आफ्टर 18th of May, that is 30th of June, and Y has to pay 108 rupees to X, ठीक है। अब जो भी होगा आंसर, यहाँ पर Y को पे करना है तो हम लोगों ने Y का नाम लिखा है, कुछ और होगा तो तुमको कुछ और लिखना है। हाँ, अब पहला पॉइंट ये बताते हैं कि हम लोगों ने इसको 43 क्यों किया, 44 क्यों नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग राउंड अप का रूल्स देखेंगे। देखो रूल्स क्या होता है, मैथमेटिकली जो रूल्स है वो क्या होता है। देखो रूल्स क्या है, सपोज ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर लिख दिया मैंने राउंड अप करने का रूल्स, राउंड अप, ठीक है, राउंड अप का रूल्स बता रहे हैं। तो रूल्स हमें बोल रहा है, जैसे मान लो 130.00 आया तो 130 होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। 130.01 आ गया तो भी 130 ही लेना है, बता रहे राउंड अप करके, हमें राउंड अप करना है। और इस तरीके से 130.02 आया तो भी 130 लेना है। 130.03 आ गया तो भी हमें 130 ही लेना है। 130.04 आ गया तो भी हमें 130 लेना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर फिर से करके दिखाते थे, नंबर ऑफ डेज और राउंड अप, ठीक है। तो 130.4 लिखा मैंने, उसके बाद जैसे मान लो 130.05 तो भी हमें 130 डेज ही लेना है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, जब तक हम लोग का पॉइंट के बाद डिजिट नहीं आता है, जीरो के अलावा कोई डिजिट नहीं आता है, पॉइंट के बाद ये वाले जगह का बात कर रहे हैं, ठीक है। जब तक पॉइंट के बाद हमारा डिजिट नहीं आता है तब तक हमें लोअर वैल्यू लेना है, तब तक हमें क्या वैल्यू लेना है, लोअर वैल्यू लेना है, ठीक है। तो ये 130 तो मैंने एक एग्जांपल दिया, 130 की जगह 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी। पॉइंट के बाद अगर हमारा 0 एंड समथिंग आ रहा है तो हमें लोअर डिजिट पे ही रखना है। लेकिन अगर हमारा हायर आ जाए, हायर कब आएगा, जैसे देखो अब इतना सारा नहीं लिख रहे, हम जस्ट यहाँ पर बता रहे 130 0.5 के बाद 0.6, फिर ये आ जाएगा 0.7, फिर आ जाएगा 0.8, फिर आ जाएगा 130 पॉइंट। अब 0.9 के बाद देखो सब में मैंने 0.01 ऐड किया, यहाँ से यहाँ 0.01 ऐड किया, तभी तो जाके ये इसमें ऐड होकर 0.2, मतलब हर जगह से कितना इंक्रीज किया, 0.1। अब इसमें अगर हम लोग 0.1 इंक्रीज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.01 ऐड करो, मतलब मैंने हर जगह पे तो 0.01 ऐड किया है, तभी तो जाके 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 इस तरीके से आ रहा है। अब इसको तुम लोग कैलकुलेटर पे ऐड करके देखो, ये 1 निकल के आता है, चेक करो, ठीक है, ये 1 निकल के आ जाएगा। मतलब 0.09 में अगर 0.01 ऐड करते हैं तो ये 0.1 आ जाता है, ठीक है, 0.1 आ जाता है। तो इसका मतलब 130 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 1, इसके बाद 130.1 आ जाएगा, फिर इसमें 130 पॉइंट, इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे 0.1 में, ये देखो इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं 0.01 तो ये आ जाएगा 130.11, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 130.11, इसके बाद आ जाएगा 130.12, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग का पॉइंट के बाद 0 एंड डिजिट्स आ रहा है तब तक हमें लोअर साइड लेना है, लेकिन जब हम लोग का ये आना स्टार्ट हो जाए 1 0 या फिर 1 1 या फिर यहाँ पर 1 2, ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तब हम लोग 130 के जगह लिखेंगे 131, 130 के जगह लिखेंगे 132, 130 के जगह लिखना होता है 1 सॉरी ये 131 ही होगा ना, एक डिजिट आगे करना है, बाई चांस ये सीरियल ही लिखते गए 31 32, ऐसा नहीं, ये 131 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
ये वाला हो जाएगा 131, ये भी 131 हमें लेना है। अच्छा एक एक थोड़ा सा मेरा यहाँ पर गलत हो जा रहा है, यहाँ तक लोअर वैल्यू जाएगा, ठीक है, यहाँ तक लोअर वैल्यू जाएगा। इसके बाद से हम लोग का जो है हायर वैल्यू आ जाता है, हायर। ये होता है मैथ्स में राउंड अप करने का रूल्स। राउंड अप करने का रूल्स ये हो गया, मैंने 130 के एग्जांपल से दिया, तुम लोग कोई भी जगह पे इसे अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एवरेज ड्यू डेट का बात की जहां राउंड अप करने बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, लोअर साइड और हायर साइड हमें देखना पड़ता है, क्या हम लोग 130 ही रखें या फिर उसे 131 कर दें। यहाँ पर वो 0.5 वाला केस एप्लीकेबल नहीं होता है जो तुम लोग बचपन में सीखते हो, जैसे 2.3 है तो इसे 2.3 रखेंगे, अगर 2.5 है तो इसे हम लोग 3 लिख सकते हैं, वो अलग कंसेप्ट होता है। राउंड अप का कंसेप्ट अलग होता है। राउंड अप हमें बोल रहा है कि यहाँ तक हमें लोअर साइड लेना है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग लोअर साइड लेंगे, और जब हम लोग का ये 1 से एक्सीड करते चलेगा तब हम लोग को लेना है हायर साइड, ठीक है, तब हम लोग को हायर साइड लेना है। तो इसीलिए अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, सभी क्वेश्चन में हमें हायर साइड ही लिया है जहां पर फ्रैक्शन आया, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया, फिर से हम एक बार दिखाएंगे ताकि क्लैरिटी हो जाए। ये देखो यहाँ आया था 40.86 आया, ठीक है, मतलब हायर साइड लेना होगा 41, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पर आया 130.2, मतलब 0.2 के बाद कुछ आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स नहीं है, जीरो डिजिट्स है, सॉरी जीरो नहीं है, ठीक है, या फिर 1 भी नहीं है, 130.20, इसका मतलब हमें लेना है हायर साइड, इसीलिए 131 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन में ये 67.7, इसका भी इसीलिए हायर साइड जाएगा। आज जो क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 4 चल रहा है, ये देखो 34.7, तो ये हायर साइड ही जाएगा, 35 डेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 5 कर रहे थे जिसमें हम लोग का 43.055 आया, तो जैसे ही पॉइंट के बाद जीरो और डिजिट आया तो लोअर साइड लेना है, यानी 43 डेज लेना है, और आंसर हम लोग का निकल के आएगा 30 जून, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या आंसर कर रखा है। 30 जून ही किया है, ठीक है, 30 जून ही किया है, और ऐसे ही करना है, ठीक है। तो तुम लोग को ये वाले कंसेप्ट में ध्यान रखना है, राउंड अप वाले रूल्स को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। हाँ, अब हम और एक प्रोसेस जो बता रहे थे कि 2 टेबल किए बिना भी ना हम लोग आंसर निकाल सकते किसी भी एक टेबल के थ्रू से, ठीक है। वो हम तुम लोग को थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर कि लॉजिक क्या है उसका। देखो यहाँ पर अगर हम लोग ये 2 टेबल नहीं करके एक ही टेबल करेंगे तो हम लोग किसी एक पार्टी की तरह सोचेंगे, जैसे तुम लोग जर्नल करते हो तो एक ही बुक्स में दोनों का तो नहीं करते हो, किसी एक का ही करते हो, फिर दूसरे बुक्स में किसी एक का। अगर हम लोग खुद को एक्स मानते हैं, अगर हम लोग खुद को एक्स या वाई कुछ एक एजम्पशन के साथ करेंगे, तो हम लोग ये मानेंगे कि हमें 60 रुपीज मिलेगा, ठीक है, वाई से 70 रुपीज मिलेगा, 80 रुपीज मिलेगा, और हमें उनको पेमेंट करना है 52 और 50 रुपीज, ठीक है। हम लॉजिक बता रहे हैं कि इसका लॉजिक, ये माइनस करने का लॉजिक क्या है। तो अगर क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से भी किया जाता है, उसमें क्या करना पड़ता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसे लाइन बाय लाइन लिख देंगे, ड्यू डेट भी ऐसे लाइन बाय लाइन लिख देंगे, अमाउंट को ऐसे लिखेंगे, अमाउंट वाला कॉलम ऐसे होगा, और वहां पर फिर ये वाला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, यहाँ पर लिखेंगे गुड्स परचेज बाय एक्स टू वाई, गुड्स परचेज बाय एक्स टू वाई, ठीक है, ये लिखेंगे क्योंकि हम लोग एक्स के तरह सोच रहे हैं, या फिर वाई किसी एक की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना निकल के आएगा पता है, अगर माइनस कर दोगे तो आंसर यही निकल के आएगा 108। चेक करके देखो, 60 प्लस 70 प्लस 80 माइनस 52 माइनस 50 कितना आ गया, ये हो रहा है, क्या है, ये अमाउंट है कि एक्स बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग अगर खुद एक्स है, हम लोग बोल रहे हैं ये इतने इतने का हम लोगों ने सेल किया है, क्वेश्चन में दिया इतने का हम लोगों ने परचेज किया है, ये एक्स के लिए क्या है, ये एक्स के लिए सेल है, ये एक्स के लिए क्या है, परचेज है। तो अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सेल वैल्यू ज्यादा है, दिख भी रहा है, तो एक्स को वाई से 108 रुपीज मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग प्रोडक्ट कॉलम बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, देखो क्योंकि हम लोग का 18 मई अर्लीस्ट ड्यू डेट है, ये सारे कैलकुलेशन एज इट इज रहेंगे और प्रोडक्ट भी यही निकल के आएगा, लेकिन आंसर कैसे आएगा, 019604800, ठीक है, ये सब में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये 260 माइनस हो जाएगा,
और ये 1850 ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये अमाउंट हम लोग माइनस में लिख रहे हैं, माइनस इंटू ये वाला करेंगे तो माइनस में आएगा, इसी मैथमेटिकली माइनस में आएगा। तो 1960 प्लस 4800 कितना हो गया वाला, माइनस कर दो 260 और माइनस कर दो 1850 तो कितना निकल के आ गया देखो 4650। तो मुझे लॉजिक बताना था कि ये माइनस क्यों होता है, ठीक है, वही लॉजिक हम बता रहे कि माइनस क्यों होता है। क्योंकि अगर किसी एक पार्टी के तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हम लोग ये ढूंढते, सपोज अगर हम लोग खुद को एक्स मानते कि हम लोगों ने इतने का सेल किया और इतने का परचेस किया तो हमें नेट जो है इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और हम लोग का जो प्रोडक्ट करके आया, प्रोडक्ट कॉलम ही आया, फिर एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला हमें बोलता है कि बेस डेट ले लो, फिर उसमें प्लस लगा लो, फिर यहाँ पर लिख लो प्रोडक्ट का वैल्यू टोटल ऑफ प्रोडक्ट और नीचे लिख लो 100। वही तो हम लोगों ने अभी किया, इधर हम लोगों ने इसी कंसेप्ट को तो फॉलो किया, ठीक है। लेकिन तुम लोगों का जो मैट इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 2 टेबल से फॉलो किया है, तो हम भी बोलेंगे तुम लोग इंस्टीट्यूट का फॉलो करो, क्या पता बोले कि ऐसा नहीं चले, तो अच्छा ये है कि तुम लोग इसको फॉलो करो, ठीक है। नहीं चलेगा ऐसा नहीं बोलेगा, हम जस्ट बोल रहे हैं कि तुम लोग इसी को फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ रूल्स रेगुलेशंस, तो तुम लोग ऐसे ही फॉलो करो जैसे 2 तरीके से इन्होंने 2 टेबल बना के किया है, ठीक है। ये देखो इन्होंने 2 टेबल बना के किया है, तुम लोग भी 2 टेबल बना के ही कर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, और हाँ यहाँ पर जैसे लिखा है ना बेस डेट, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि कौन सा डेट को बेस डेट मान रहा है। और ये जो है ये ड्यू डेट कैसे बन रहा है उसका तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ड्यू डेट कैसे आया, ब्रैकेट में लिख दो 1 मंथ क्रेडिट, 1 मंथ क्रेडिट, ठीक है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को जो है हमें लिख देना चाहिए, 1 मंथ क्रेडिट जैसे इन्होंने लिखा है। अब तुम लोग टेबल में भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 मंथ क्रेडिट हो रहा है इसी वजह से डेट ऐसे बन रहा है यहाँ पर। और लास्ट लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिख के दिखाया है, इसमें अलग से 1 मार्क कैलकुलेट किया जाए। तो आई होप कि ये 2 पार्टीज ट्रांजैक्शन समझ में आया तुम लोग को कैसे हो रहा है और इसका लॉजिक क्या है, ये माइनस करने का लॉजिक यही है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग को जरूरत नहीं, हम लोग 2 टेबल बना के ऐसे ही करेंगे, एक टेबल में करने का कोई जरूरत नहीं। और राउंड अप का रूल्स जो मैंने बताया यही फॉलो करना है हर जगह। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 6 भी कर सकते हैं, चलो इलास्ट्रेशन 6 कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट सोहन। बिल्स रिसीवेबल मतलब मुझे पैसा मिलेगा इस बात का प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट, बिल्स पेबल मतलब मुझे किसी को पैसा पे करना है, इसके प्रूफ के लिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसका बात है। मतलब इन दोनों में बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों ट्रांजेक्शन हो रही है। कैलकुलेट द average due date when the payment can be received or made without any loss of interest। मतलब वो तो होता ही एवरेज ड्यू डेट पे तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, टेनियर मतलब होता है वही टर्म्स, ड्यूसेंस जो भी बोलो 3 3 1 2 3, चलो मंथ में दिया हुआ है जल्दी कैलकुलेशन होगा। बिल्स पेबल दिया हुआ है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट और ये हो गया मंथ, ठीक है। 15 अगस्त 2020 वाज पब्लिक हॉलीडे, नहीं भी देगा तो याद रखना है, ठीक है, और याद होना भी चाहिए, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। हाउएवर 6 सितंबर 2020 वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज सडन हॉलीडे, ठीक है। सडन हॉलीडे हो गया है तो उसका रूल्स क्या होता है वो भी मैंने बताया था, नॉन हॉलीडे होने से बिफोर द ड्यू डेट होता है पेमेंट का डेट, और अगर सडन हॉलीडे है तो क्या होता है आफ्टर द ड्यू डेट, हमें और एक दिन टाइम मिल जाता है। क्योंकि सडन हॉलीडे किसको पता है कि अचानक से बंद होने वाला है, जैसे कि देखो मैंने लिखवा दिया था इसमें, ये देखो 1 डे बिफोर द ड्यू डेट, 1 डे आफ्टर द ड्यू डेट, सडन है तो आफ्टर और अगर नोन है तो बिफोर, ठीक है। इसका लॉजिक भी मैंने तुम लोग को बताया था। अभी यहाँ पर हम लोग इस चीज को फॉलो करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग पहले लिखते हैं ऊपर हेडिंग कर लेते हैं बिल्स रिसीवेबल को, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर लिखते हैं डेट, डेट और टेनियर
टेनर और बिल्स रिसीवेबल, टेनर और बिल्स रिसीवेबल को अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है, इसको अमाउंट लिख देते हैं। अच्छा ड्यू डेट भी तो निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट लिखे, चलो ड्यू डेट अमाउंट, डेट है 165696, 165696, 1656 165696 12/6 12/6 26 और जो टर्म्स है वो है 33123। अच्छा 33123 मंथ मंथ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ड्यू डेट निकालेंगे। 3 मंथ्स मतलब कौन सा डेट हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्स है तो 3 दिन ग्रेस ऐड करो, तो 3 मंथ्स मतलब कौन सा डेट होगा, ड्यू डेट बताओ। सब में पहले 3 3 दिन ऐड कर लो, और यहाँ पर जो भी मंथ के हिसाब से, जैसे ये 3 दिन ऐड करेंगे तो ये 4 तारीख होगा, यहाँ 3 दिन ऐड करेंगे तो 8, यहाँ 3 दिन ऐड करेंगे तो 12, यहाँ 3 दिन ऐड करेंगे तो 50। हाँ इसमें तुम लोग को बताने सही होगा, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, तुम लोग ही पता इसका कितना होगा। ये एक हम बताते हैं, 3 मंथ्स बाद यहाँ पर 3 दिन ऐड कर दो, 4 सितंबर हो जाएगा, 2020 है, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ सभी 2020 है, उसके बाद वाला बताओ कितना होगा। 8 सितंबर। हाँ 8 सितंबर हो जाएगा, ठीक है, 8 सितंबर 2020, क्योंकि 3 दिन यहाँ ऐड करो, 9 नंबर ऑफ मंथ्स 9 हो गया, और यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएगा। अच्छा इसका बताओ। 12 जुलाई। इसका हो जाएगा 12 जुलाई, ठीक है, 9 में 3 दिन ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, और 1 मंथ ऐड करोगे। हाँ ठीक है, चलो इसके बाद ये वाला 15 अगस्त में। नहीं, 15 तो नहीं होगा ना, 14 होगा। 14। वैसे 15 आ रहा है, क्योंकि 15 हमारा जो है पब्लिक हॉलीडे है, तो 14 अगस्त हमें लेना पड़ेगा। अच्छा और इसका बताओ 20 जून है, 24 20 बोलोगे, अक्टूबर। अक्टूबर हो रहा है, 30 सितंबर, नवंबर। सितंबर हो रहा है। 3 मंथ्स ऐड करेंगे, 6 7 8 9 9 हो रहा है। डेट बताओ 20 4 23rd। 23, हाँ 23। तो ये 6 सितंबर कहीं काम नहीं है, 6 सितंबर अच्छा ये दूसरे वाले में आएगा शायद। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोगों का 15 अगस्त देखना चाहिए था, हम लोग को बस हो गया। चलो अब अमाउंट देखो, लिख लेते हैं 3000 2500 2500 6000 1000 1500 6000 1000 और 1500। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट, और नेक्स्ट नीचे भी कॉलम बना लेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 पार्टी का ट्रांजैक्शन है ना, तो अर्लीस्ट ड्यू डेट हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे नीचे बिल्स पेबल बोल के लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेबल, और यहाँ पर क्या क्या कॉलम का नाम दिए वही दे देते हैं, डेट टेलर और ड्यू डेट अमाउंट, ड्यू डेट अमाउंट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। टेबल 29th of May 2020, 29th of May 2020, उसके बाद 3rd June 9th June, 3rd June 9th June। टाइम पीरियड है 231, 2 months 3 months 1 month।
अमाउंट भी लिख लेते हैं, ड्यू डेट तुम लोग बताओ, 2000, 3000, 6000। अच्छा बताओ ड्यू डेट कौन सा होगा, 2 मंथ्स बाद, बिल सी है, बताओ। बोलो कितना होगा। 1 जून। 1 जून, 2 मंथ्स है नहीं जून नहीं, में। जुलाई होगा। बस। 1 ये 29 मई है, तो ये 1 तारीख ही आ रहा है, 29 है। उसके बाद ये कितने का मंथ होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, मतलब 31 का होता है। 29 के बाद 3 दिन, मतलब 30, 31 और इसके बाद 1। हाँ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। 7 सितंबर। 7 सितंबर हो जाएगा, 3 दिन ऐड करेंगे तो ये 6 सितंबर हो रहा है, क्योंकि 6 सितंबर जो है सडन हॉलीडे है, तो 1 दिन बाद होगा, उस दिन तो काम होगा नहीं, तो ये वैसे 6 तारीख आ रहा है, लेकिन ये 7 तारीख हो जाएगा रूल्स के हिसाब से, और 6 में 3 डेज 3 मंथ्स ऐड होगा, तो 9 नंबर मंथ हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद वाला 12 जुलाई। हाँ 12 जुलाई, और सभी 20 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 6th मंथ और 1 मंथ, 7 मंथ और 9th में 3 दिन ऐड करने से 12 हो गया। चलो ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, देखना पड़ेगा कि ये पूरे ट्रांजैक्शन में अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है। तो यहाँ 9 का मंथ है, यहाँ 8 का मंथ है, 9 का, एक 7 का भी मंथ दिख रहा है, तो ये सब में तो 7 दिख रहा है, इसमें देखते हैं क्या है। 1/7 है और ये 12/7 है। चलो 12/7 है, तो बोलो अर्लीस्ट कौन सा होगा। 7 वाला ही होगा ना, तो कौन सा 7 है, 12/7 है, 1/7 है। 1/7। 1/7 होगा ना, पहला तो 1 तारीख आएगा, 1 लेना चाहिए। तो ये 29 है, ये 2 मंथ है, मैंने सही लिखा है। हाँ सही लिखा है, 29 है। मई 5 2 7 हो रहा है। एक सेकेंड देख लेते हैं ना, इसको मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 29 मई से 29 जून, और 29 जून से 29 जुलाई हो जा रहा है। देखो थोड़ा सा गलत हो गया ना यहाँ पर, ये 2 ऐड करने से डायरेक्टली थोड़ा सा गलत हो सकता है। देखो क्यों हो रहा है बोलो तो, डेट के वजह से, मतलब डायरेक्ट करने से हो रहा है, सारे क्वेश्चन में हो रहा है, लेकिन ये डेट एक ऐसा है डायरेक्ट करने से शायद गलत हो जाए, ऐसा हो सकता है। देखो क्यों हो रहा है, मुझे ये डाउट लगा, ये 29 है, मतलब मंथ का एंड आ गया, तो 1 जुलाई में मुझे नहीं लगता है 2 मंथ्स कंप्लीट होगा, क्योंकि ये एंड के साइड का डेट था ना, इसीलिए उस तरीके से जैसे मैंने बताया शॉर्टकट में ये वाला ना एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। देखो 29 से 29 1 मंथ, ठीक है, फिर 29 से 29 1 मंथ हो रहा है। अगर हम लोग सिर्फ इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो हम लोग का 7th आ रहा है, वो तो सही है, लेकिन हम लोग ये नहीं ध्यान दे रहे कि हमारा 29 जुलाई आ रहा है, उसके बाद हमें अगस्त तक चले जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जून से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए गलत हो रहा है। समझ में आ रहा है, मुझे एक बार सही से बताओगे ये वाला क्या होगा, ये क्यों गलत हो रहा है, शायद हम समझा पाए। देखो क्योंकि 7 हो रहा है वो करेक्ट है, बट 29 आ रहा है ना, तो फिर इसके बाद अगर हम लोग 3 दिन ऐड करेंगे तो शायद नेक्स्ट मंथ पे चला जाएगा। बताओ, अगर समझ में आ गया तो मुझे बताओ कौन सा होगा डेट। 1 अगस्त। हाँ 1 अगस्त होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसीलिए गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करें, जुलाई ठीक है, लेकिन हम लोग ना वो जुलाई में ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि ये 29 में हम लोग 3 करके 1 कर दिए, लेकिन ये जुलाई का 29 था, तो ये अगस्त होना चाहिए था, ठीक है। तो वैसे भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है। तो ये 8 होगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 8 हो रहा है, तो हम लोग का अर्लीस्ट ड्यू डेट फिर कौन सा होगा, अब फिर से देखना पड़ेगा, एक बार देख ही लेते हैं ना गलत हो रहा है कि नहीं। अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा होगा, ये एक 7th वाला मंथ दिख रहा है सबसे कम जो है, और ये एक 7th वाला दिख रहा है, तो कौन सा होगा। तब इसीलिए मेरा 1 जुलाई आ जा रहा है, कौन सा होगा 12 जुलाई, जो दोनों में अर्लीस्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ कॉमन हो गया, अगर नहीं भी होता, जो दोनों में अर्लीस्ट होता वही हम लोग लेते, तो हम लोग 12 जुलाई लेके कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ भी
वही वाला डेट ले लेंगे, यहाँ भी वही वाला डेट लेके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं कितना होता है। तो ये वाला 12 जुलाई से लेके 4 सितंबर, तो जुलाई कितने दिन का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 31 का होता है। 31 माइनस 12 जुलाई, अगस्त होता है 31 का, सितंबर 4, तो देख लो कितना होगा 31 माइनस 12, तो ये हो गया 19 डेज प्लस 31 प्लस 4, तो ये हो गया 54, ठीक है। अच्छा 54 और इसके साथ ये 3000 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ ही साथ, तो दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, 1,62,000, ठीक है। अब फिर यहाँ पर चलते हैं 12 जुलाई से लेके 8 सितंबर तक, तो 31 माइनस 12 जुलाई, अगस्त का 31, सितंबर का 8 डेज, ठीक है। तो 4th डे तक अगर 54 होता है, तो अगर 8 दिन ऐड होगा तो बोलो कितना होगा, पूरा कैलकुलेट किए बिना भी तो बोल सकते हैं। अगर 4 सितंबर तक 54 डेज होता है, तो 8 सितंबर तक कितना होगा, 58 days. 58 है ना, 58, और इसमें 2500 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 इंटू 58, 1,45,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये 12 जुलाई तक ही है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, 6000 इंटू जीरो, जीरो हो गया। अच्छा फिर 12 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक, तो 31 माइनस 12 जुलाई और अगस्त का 14 डेज, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 12 प्लस 14, तो ये हो गया 33,000। अच्छा सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 माइनस 12 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 54 इंटू 1500, 81,000, ठीक है। और इसका टोटल भी कर सकते, क्योंकि हमने तो नेट करना है, तो एक बार में इसका जो है कंप्लीशन कर ही लेते हैं। 81,000, 33,000 प्लस 1,45,000 प्लस 1,62,000, 4,20,000, तो ये शायद मेरा गलत हो गया, 1,500 इंटू 54, 73 होगा। ओ 73 हो, गलत हो गया ना, 31 माइनस 12, हाँ 73 होगा, ये ठीक लिखने के लिए कल चेक करो, 73 इंटू 15, 1,09,500 प्लस 33 प्लस 1,45,000 प्लस 1,60,000, 4,49,500, 3,000 और 6,000, 6, 7, 8, 9,000 और 2,000, 11,500, 12,500 और 500, मतलब 13,000 और 14,000, ठीक है 14,000। अच्छा अब इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, 12/7 से लेके 1 अगस्त तक करना है। अच्छा ये पहले निकाल लेते हैं, 6, 3 + 2 5, 5 + 6 11, ठीक है। और ये कैलकुलेट करते हैं जुलाई, जुलाई होता है 31 का, जुलाई और 1 अगस्त, तो जुलाई का जितना दिन होता है प्लस 1, 31 माइनस 12, और ये 20 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद 7 सितंबर, जुलाई, अगस्त 31 का, सितंबर 7 डेज का, 31 माइनस 12 प्लस 31 प्लस 7, 57, ये 0, तो 20 इंटू 2000 मतलब 4, और 4 टाइम्स 0 मतलब 40,000। अच्छा 57 इंटू 3, 171, और 3 टाइम्स 0 मतलब 1,71,000, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 171 और प्लस कितना ले 40, 2 1 में, ठीक है। तुम लोग पूरा करो, ठीक है, मैंने ये 3 जीरो का कैलकुलेशन करके समझ के कर दिया, ठीक है। तो 2,11,000, तो ये देखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, यहाँ पर ये नहीं बोला कि किसका कितना रिसीवेबल है पेबल है, जरूरत नहीं है हमें नाम के हिसाब से पता करने का,
किसी एक पार्टी के लिए ये रिसीवेबल है और किसी एक पार्टी के लिए ये पेएबल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को नेट कर देंगे। रिसीवेबल मतलब जो रिसीव होगा, इतना अमाउंट मिलेगा, इतना अमाउंट पे करना है, तो मतलब ओवरऑल मिलेगा ही। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस करके लिख देते हैं, एक्सेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल ओवर बिल्स पेएबल। 14,000 माइनस 11,000, तो ये हो जाएगा 3,000, ठीक है। तो 3,000 जो है ये हमारा बिल्स रिसीवेबल मतलब हमें मिलेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट का भी चेक करते हैं, 4,49,500 और 2,11,000। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट 4,49,500 माइनस 2,11,000। 2,38,500। अब निकालेंगे एवरेज ड्यू, ठीक है। तो एवरेज ड्यू डेट होगा, एवरेज ड्यू डेट बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट 12th of July प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 2,38,500 और टोटल ऑफ अमाउंट 3,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 79.5, ठीक है। तो 79.5 डेज आ रहा है। इसको हम लोग राउंड अप के रूल्स के हिसाब से कैसे करेंगे, 80, क्योंकि ये पॉइंट के बाद डिजिट आया है ना कि 0 आया है, ठीक है। तो 80 डेज, अब 80 डेज के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ चेक करके देख ले, ये है जुलाई का मंथ, जुलाई होता है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 का होता है, ठीक है। 31 माइनस 12 जुलाई कितना आ जाएगा, जुलाई का 19 डेज, हमें 80 डेज कवर करना है। अगस्त का देखते हैं 31, तो ये लगभग 40 डेज 50 डेज हो रहा है, ठीक है। सितंबर भी ले लेते हैं, सितंबर का कितना लेना पड़ेगा, तो ये 19 प्लस 31, ये हो गया हम लोग का 50 डेज। हम लोग को 80 डेज करना है, मतलब सितंबर का 30 डेज लेंगे तो हम लोग का 80 डेज कवर होगा। तो 30 सितंबर जो है ये हम लोग का ड्यू डेट आ रहा है, एवरेज ड्यू डेट आ रहा है। 30 सितंबर हम लोग का एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट हो गया, देखते हैं। हाँ, ये रहा, डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट इज 80 days after 12th July, that is 30th September. On 30th September 2020, Sohan has to pay Manoj 3,000 to settle the account. सब बताते हैं ये नाम कैसे लिखा है, ये लाइन तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसका हैबिट करो, हम भी देख के ही लिख रहे, तुम लोग भी लिख दो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, हम यहाँ से देख के लिख रहे, ठीक है। हेंस डेट ऑफ सेटलमेंट, hence date of settlement of the balance amount is, of the balance amount is 80 days after 12th July, that is 30th of September 2020, ठीक है। 30th of September 2020। अब उसके बाद लिखेंगे on 30th September 2020 सोहन हैज टू पे मनोज 3,000, ठीक है। ये कैसे पता चला बताते हैं, सोहन हैज टू पे मोहन, अमाउंट तो भी पता है कितना देना है, अमाउंट ही बात 3,000 टू सेटल द अकाउंट, ऐसे लिखना, ठीक है। एक अच्छे से लैंग्वेज में लिखना है, यही लैंग्वेज यूज करने से जरूरी नहीं है, बस समझ में आ जाए क्या लिखना चाहते हो, बस वही काफी है।
तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसको पेमेंट करेगा? अगर एक बार हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर बताया है मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल, मतलब मनोज के लिए ये बिल्स रिसीवेबल किसका है? मनोज का है, मतलब मनोज को इतना पैसा मिलेगा। एंड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट सोहन, बता ही दिया है कि सोहन को ये पे करना है, मतलब मनोज को सोहन से ये मिलेगा और मनोज को ही सोहन को पे करना है 11,000। तो मनोज को अगर मिलेगा 14 सोहन से और सोहन को उनको देना है 11, तो वो बोलेंगे ठीक है नेट अमाउंट सेटल कर दो, 3,000 हम तुमसे ले लेंगे, ठीक है। मतलब सोहन से मनोज 3,000 ले लेगा, इसीलिए लिखा हुआ है सोहन हैज टू पे मोहन 3,000, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि ये बिल्स रिसीवेबल भी जो है, मतलब जो इनका बैलेंस शीट होगा ना, वहां पर बिल्स रिसीवेबल दिख रहा होगा टोटल अमाउंट जो आया था, और यहाँ पर बिल्स पेबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल एक ही पार्टी के अगेंस्ट में है, अलग अलग लोगों के अगेंस्ट में नहीं है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल है 14,000, पेबल है 11,000, तो ये 14,000 दिख रहा है यहाँ पर और ये 11,000 दिख रहा है। और बात ये है कि दोनों ही सोहन के अगेंस्ट में दिख रहा है, सोहन से 14 मिलेगा, सोहन को 11 देना है, तो सोहन से नेट करके 3,000 ले लेंगे, ठीक है। तो ये एक ही पार्टी के लिए, अलग अलग होता तो ऐसा नहीं होता ना, फिर हमें और भी जो है टेबल बनाना पड़ता है। ये एक ही पार्टी के लिए, मतलब दो पार्टी इन्वॉल्व है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ से आंसर ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 7 दिया है, जो कि सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। मिस्टर कपूर और मिस्टर खान, इनके अगेंस्ट में बिल्स पेबल रिसीवेबल और नीचे कुछ डेट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि 15 अगस्त, जो कि नहीं भी दे तो तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये सब हमें जरूर देगा। इमरजेंसी हॉलीडे का बात हमें क्वेश्चन में देगा, तभी हम लोगों को पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। और 10 सितंबर संडे था, ये हमें नहीं बताने से ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो अगर हमें कोई संडे बता रहा है तो वो भी हमें हॉलीडे काउंट करना है, ठीक है। गेजेटेड हॉलीडे इन द इंटरवेनिंग पीरियड, ठीक है, तो ये बता दिया है कौन कौन सा हॉलीडे था, तो इसके हिसाब से तुम लोग को डेट कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो ये इलास्ट्रेशन 7 और इलास्ट्रेशन 8 सेम कंसेप्ट में, उसके बाद फिर केस 3 आ जाएगा। तो इलास्ट्रेशन 7 और 8 ये हम तुम लोग को होमवर्क दे ही सकते हैं, क्योंकि जो भी अभी हम लोगों ने किया उसी कंसेप्ट में होगा, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 7 8 और एक है जो कि हम लोग कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन है तो बताते हैं कौन सा कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 7 8 और एक है 12, ठीक है, इलास्ट्रेशन 12। ये तीन क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग सेम अभी तक जो भी दो केसेस हम लोगों ने सीखा है ना, सिंगल पार्टी और जो है दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन, उस पे बेस्ड है। हम 12 वाला भी एक बार तुम लोग को दिखा ही देते हैं, ये देखो इलास्ट्रेशन 12। ये तीन जो है तुम लोग खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हो, हम तो क्लास में करवाएंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। ये हम तुम लोग को होमवर्क देंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते Thank you, ma'am. हैं, ठीक है।